नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रकाश शंकर, आप सभी के अपने चहेते यूट्यूब चैनल स्टक गुरुजी में। देखना मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इस बार 2022 यानी जो हमारे साल 2022 इसके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज को लेकर चल रहे हैं। हमने 1 फरवरी से स्टार्ट किया था और हम निरंतर देखो उसके साथ चलते हुए आ रहे हैं। हमने कहा था कि हम हमारे जो सिलेबस के 9 चैप्टर इस बार 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे पास बचे हैं, उन सभी के सभी 9 चैप्टर्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको करने जा रहे हैं। केवल आप इन प्रश्नों को करके भी इतने शानदार जो मार्क्स है वो लाके आ सकते हो कि अपन जो हमारे टारगेट है, टारगेट 100 आउट ऑफ 100 विद इंस्टा गुरुजी, इसको अपन अचीव कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए रियली वेरी बेनिफिशियल होने वाली है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी मेरे पास है वो केवल मेरे पास नहीं है, आप सभी के पास भी है। सर कहां मिलेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक ब्लू कलर की लिंक दिखेगी टेलीग्राम चैनल की। वहां पे आपको ऊपर लिख के दे रखा है मैंने कि इस पेपर को आपको अगर डाउनलोड करना है तो इस चैनल पे आपको जाना है। वहां पे चैनल पे आपको टेलीग्राम पे नीचे एक ज्वाइन बटन दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे आपको पूरा पेपर, सभी जो आपके 9 चैप्टर्स है उन सभी के जो 9 चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वो केवल एक सिंगल पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएंगे। उनको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, फोन से पढ़ना चाहो उनको आप फोन से पढ़ सकते हो। कितनी शानदार देखो सुविधा आप सभी को मिलने जा रही है। अब देखो फटाफट हम लोग बात करते हैं हमारे इस पेपर की, हमारे जो क्वेश्चंस है उनकी। ये जो हमारा 11th चैप्टर है, इस 11th चैप्टर जिसको अपन जिस नाम से अपन जानते हैं, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, मैटर और जो ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन है ना, और या अपन बोल सकते हैं कि जो रेडिएशन है ना आपकी, उसके अपन मोटा मोटे इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं। जो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर आप ये भी कह सकते हो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, मैंने टोटल आपके 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंटली सिलेक्ट किए हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आप इन केवल 10 प्रश्नों के माध्यम से इस चैप्टर के अंदर एक भी अंक आपका नहीं कटवा सकते, ऐसा आप कार्य कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, आज फिर से बोल रहा हूं आप सभी को कि भाई ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण औषधि के तौर पे काम करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, चूंकि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे आ रहे हैं और उनके लिए करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता रखा है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके जस्ट पीछे जैसे चैप्टर खत्म होता है, हर चैप्टर के एंड के अंदर उसका सारांश दिया होता है, जो समरी दी होती है, उस समरी को आप जरूर पढ़ें। अगर किसी के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, कोई सीबीएच टाइप की, इस टाइप की कोई अगर रेफरेंस बुक है, तो उस चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर भी, रेफरेंस बुक के अंदर भी काफी कुछ ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्म में वन लाइनर जो आपके चैप्टर की समरी वो दी जाती है, आपको उससे पढ़ना है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपको जो रेफरेंस बुक होती है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूं 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में अचीव करना, इट इज वेरी सिंपल एंड यू कैन डू इट, प्लीज बिलीव। ओके, ये जो वीडियो है आज थोड़ी सी खास रहेगी इसलिए भी क्योंकि आज मैं बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि एक कमेंट जो है, एक बालक है जो कि हमारे साथ ही आप लोगों में से एक दर्शक है जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली उनको भी देखो ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को थोड़ा मैं बाइलिंगुअल रखने की कोशिश पूरी करूंगा। स्टार्ट करते देखना, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से क्या तात्पर्य? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन इमिशन? ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार से संभव है? ठीक है, ये हाउ मेनी टाइप्स इट इज पॉसिबल। ठीक है, आपसे इतनी सी बात पूछी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं। मैं कहता हूं बड़ा शानदार चैप्टर है, और बड़ा शानदार चैप्टर के साथ साथ बड़ा शानदार महीना भी चल रहा है, प्रेम का महीना चल रहा है। और आप सभी जानते हो कि आज कौन सा दिवस है, मेरे ख्याल से आप सब लोग इस बारे में ज्यादा उत्सुक रहते होंगे। तो हम देखो बात करते हैं इस प्रेम के महीने में आपको प्रेम करना आपकी फिजिक्स के साथ में। मैं कहता हूं ये जो प्रेम है यही आपको अपनी जो क्षमताएं हैं उनको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए सबसे कारगर महीना साबित होने वाला है। तो इस महीने आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं चूकना। फटाफट हम देखो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आसान सी बात है। मैंने आपको न जाने कितनी बार बताया कि प्रत्येक चालक वस्तु चालक क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या है? मैंने बड़ी शानदार मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्टोरी बता रही है कहां, जो हमारी फिजिक्स क्लास 12 वाली प्लेलिस्ट है उसके पहले चैप्टर के अंदर मैंने आपको शुरुआत में मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही बताया है। कितनी शानदार उसकी कहानी है, वो भी अपन ने वहां पर चर्चा की थी। लेकिन अब चूंकि अपने पास इतना टाइम नहीं कि हम वो कहानियां सुने, हमें तो आगे बढ़ना है, हमारे प्रश्न को समझना है। तो भाई मेरे प्यारे साथियों, हर धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, होता क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो वो परमाणु होता है उस धातु के अंदर, उस धातु के परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। भले ही वो इलेक्ट्रॉन मुक्त है, लेकिन उस पॉजिटिव नाभिक के कारण क्या होता है, थोड़ा सा आकर्षित रहता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर अपन इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी ऊर्जा दे देते हैं तो इस ऊर्जा को पकड़ी इलेक्ट्रॉन बहुत ही नालायक हो जाते हैं, और नालायक होने के कारण उस धातु की सतह को छोड़कर उस धातु से बाहर निकलने लग जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जो घटना है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो किसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन? कि जब किसी धात्विक सतह पर
या जब किसी धात्विक सतह में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने की प्रक्रिया ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं लिखने के लिए कि धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। हाउ मेनी टाइप इट इज पॉसिबल? देखो ये जो है 3 प्रकार से संभव है। कैसे? एक तो अपन यूं कर सकते हैं कि भाई जो धात्विक सतह है आपकी उसको गर्म कर दो, तो जब अपन गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा भाई, उसको हीट एनर्जी मिलेगी और हीट एनर्जी मिलने से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वृद्धि होगी और वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएंगे। तो पहला जो तरीका है इलेक्ट्रॉन को निकालने का धात्विक सतह से वो क्या है, तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, हीट एमिशन। तो हीट एमिशन के जरिए अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि भाई वो जो धातु है आपकी, उस धात्विक सतह को आप प्रबल विद्युत क्षेत्र के अंदर जाके रख दो। वो जो आपकी मेटलिक सरफेस है उसको आप जो आपका हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अंदर ले जाके रख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाके रखने से क्या होगा, वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी क्रिएट करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे एनर्जी जो है उसको गेट करके वहां से उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी उनका इमिशन हो जाता है। तो दूसरा प्रकार हो गया हमारा क्षेत्र उत्सर्जन, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्षेत्र उत्सर्जन या विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा प्रकार सुनना मेरे प्यारे साथियों, पूरा चैप्टर इसी तीसरे प्रकार के ऊपर टिका हुआ है। तीसरा जो प्रकार है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये कैसे होता है, जब अपन किसी धात्विक सतह पर एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से उत्सर्जित होने लगते हैं। और ये जो घटना है मेरे प्यारे साथियों, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही आसान सी बातें अपन ने करी। पहला प्रश्न आपका था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, तो अपन ने कहा कि भाई किसी धात्विक सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। ये कितने प्रकार से संभव है, तो हमने कहा भी ये 3 प्रकार से संभव है। कौन कौन सा? पहला तापायनिक उत्सर्जन, हीट इमिशन। दूसरा क्षेत्र उत्सर्जन, यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपन इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन। और तीसरा जो प्रकार है मेरे प्यारे साथियों, वो आपने क्या देखा अभी अभी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, ये 3 प्रकार हमने पढ़े और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखना हम तो हमारे अगले पायदान की तरफ, पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज कौन सा दिन है वैसे, शायद प्रपोज डे है आई थिंक, है ना, तो थोड़ा फिजिक्स को प्रपोज करना। आगे चलते हैं। आगे देखना हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्न को परिभाषित करो। इसमें मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा है दहली आवर्ती। भाई किसे कहते हैं दहली आवर्ती? मैं कहता हूं ये प्रश्न आपको 100%, अगर आप 12वीं क्लास में हैं और अगर आपको अभी भी नहीं आता तो वही बहुत दुखद बात है, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको नहीं आता था, अब आपको आना ही आना चाहिए। किसको कहते हैं? देखो दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे अपन, बहुत आसान सी बात है। देखो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते, दहली आवृत्ति कहलाती है। भैया आपने अभी भी बात करी कि इलेक्ट्रॉन को अपन 3 प्रकार से धातु की सतह से उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो प्रकार अपन ने पढ़ा था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तो उसमें अपन ने कहा था कि जब अपन एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश इस पर आपतित करते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपका आपतित प्रकाश की आवृत्ति उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, आपको ठेंगा दिखा देंगे कि चलो भाई आगे सर को। तो हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को कम से कम इतनी आवृत्ति तो चाहिए। तब इस आवृत्ति को अपन ने नाम देते हैं दहली आवृत्ति। कैसे लिखेंगे? वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, दहली आवृत्ति कहलाती। सिंपल सी बात। अगला मैंने आपसे इसके अंदर पूछा कार्यफलन, ये इसी का भाई है कार्यफलन। कैसे? वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, उसमें कार्यफलन कहते हैं। तो भाई जहां पे आपने आवृत्ति शब्द का उपयोग किया था ना दहली आवृत्ति में, वहां पे आपको केवल ऊर्जा शब्द का उपयोग करना है कार्यफलन के अंदर, और दोनों सेम सी बातें होती है। ठीक है, कार्यफलन जो होता है ना, कार्यफलन को ध्यान रखना, कार्यफलन को अपन दर्शाते हैं फाई नोट से, और जो आपकी दहली आवृत्ति है ना, दहली आवृत्ति को हम लोग दर्शाते हैं न्यू नोट से। इसको अपन न्यू पढ़ते हैं। जो आपका वी होता है ना, स्मॉल वी, इस स्मॉल वी को देखो थोड़ा सा तिरछा बना के इसकी ऊपर वाली टांग को थोड़ा सा खींच दिया, या ऊपर वाले इसके जो बाल थे ना वो जेल लगा के इसने ऐसे खड़े कर लिए। ये वो बच्चे नहीं होते हैं आजकल जो इस हफ्ते घुमा करते हैं, ये उस तरह के बच्चों की तरह इसने बाल कर लिए। तो ये तो है हमारा कार्यफलन और ये है हमारी दहली आवृत्ति। ठीक है, इनकी अपन आगे चर्चा करेंगे, अपन को पूरे चैप्टर में काम आएंगे ये, इसलिए मैंने इनको देखो अलग से आपको लिख के दिखाया कि अपन ऐसे दर्शाते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा निरोधी विभव। देखो निरोधी विभव को अपन दर्शाते हैं कैपिटल वी नोट से। वी फॉर वोल्टेज होता ही, और वी की बेस में मैंने नोट लगाया। क्या कहते हैं? परिभाषा सुनना, बहुत ही आसान सी परिभाषा है कि जब एनोड के ऋणात्मक विभव के मान में वृद्धि की जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। यह विभव या जिस विभव पर ऐसा होता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। दोबारा सुनना,
वह विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। इसे वी नोट से दर्शाते हैं अपन। कितनी सिंपल सी बातें कर रहे हैं अपन। मैं कह रहा हूँ पूरा चैप्टर बहुत शानदार चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर, कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं मेरे प्यारे साथियों। मेरे साथ पढ़ो तो सही, मेरे साथ चलो तो सही। हमारा देखना मिशन इस बार फोड़ देंगे। इस बार हमें फोड़ना है, तोड़ना है, जचा के तोड़ना है इस बार, ठीक है। तो हड्डी पसली एक जब तक अपन नहीं करके आएंगे तब तक मजे वाली बात नहीं होगी। आगे चलते हैं। आगे देखना हमारा तीसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है, कितना शानदार प्रश्न है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग? जो हाइजेनबर्ग सॉरी हाइजेनबर्ग जो है उनका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है आपसे? बहुत ही सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा देखो यार ज़्यादा तुम लोग है ना ये करेक्शन वरेक्शन के चक्कर में मजा आया करो, मैं तुम लोगों को एक बात कहता हूँ। मैंने कहा भी बताओ। तो इन्होंने कहा भी देखो अगर आप कोई काम कर रहे हो ना तो एक ही टाइम पर एक ही काम करना, एक मैन में दो तलवारें आ नहीं सकती। तो हमने कहा हाइजेनबर्ग वैसा आप उनको समझे नहीं। तो कहा कि रुको तुम लोगों को मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लो कि कोई कण है और वो एक्स दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। तो एक्स दिशा में गति कर रहा है यानी उसकी जो स्थिति है वो अपन ने एक्स मान ली, भी एक्स डायरेक्शन में गति करेगा। अपन जो ग्राफ खींचते हो तो उसके अंदर अपन एक्स वाई दो बिंदु के जरिए, दो निर्देशांकों के जरिए उस कण की स्थिति बता सकते हैं। तो अपन ने मान लिया इसकी स्थिति एक्स है। अगर वो गति करे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन भी होगा। तो मैंने मान लिया उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए आगे लगा दिया डेल। डेल का मतलब कि उसकी स्थिति में कोई ना कोई परिवर्तन आ रहा है। और जब वो गति करेगा तो उसका संवेग भी कोई ना कोई होगा। भाई संवेग को अपन किससे दर्शाते हैं? संवेग को अपन पी से दर्शाते हैं। और संवेग का फॉर्मूला भी आप सभी को आना चाहिए, 9th क्लास में आपको पढ़ा हुआ है। पी बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग को अपन क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो इन्होंने कहा भाई जो कण की स्थिति है और जो कण का संवेग है इनमें जो परिवर्तन की दर है ना, कभी भी एक साथ इनको अपन सही से ही नहीं नाप सकते। यानी एग्जैक्ट कितना आएगा अपन नहीं पता लगा सकते। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। अब लिखेंगे कैसे? सर ऐसे पता है ऐसे लिखेंगे। मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। कैसे लिखेंगे देखो समझाता हूँ। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी गतिशील कण की एक ही दिशा में एक ही समय पर स्थिति तथा संवेग में परिवर्तन का यथार्थतापूर्वक मापन संभव नहीं है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब आप इसकी स्थिति और संवेग को एक ही समय पे नापना चाहोगे ना तो इसके अंदर यथार्थता नहीं आएगी। यथार्थता का मतलब कि एग्जैक्टली अपन इस बात का पता नहीं लगा सकते। तो हाइजेनबर्ग ने अपनी ये बात की। अच्छा, इस हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को अपन गणितीय रूप में कैसे दर्शाते हैं? तो मैं इसको ऐसे दर्शाता हूँ, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h कट बाई 2। इसका मतलब समझना कि भाई कण की स्थिति में जो परिवर्तन है और कण के संवेग में जो परिवर्तन, इनका जो गुणनफल है वो हमेशा h कट अपॉन 2 पाई h कट अपॉन 2 के या तो बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। अच्छा, h कट क्या है आपको ध्यान में नहीं रखना, यहाँ पे आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना, बस खाली बता रहा हूँ। h कट क्या होता है? वास्तव में h कट जो होता है ये होता है h बाई 2 पाई, ये इसका मान होता है। तो अगर मैं ये मान यहाँ पे रखता हूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये मैंने क्यों बताया? कई बार क्या होता है ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें स्कूल में तो सर ने ये लिखवाया और आप ये बता रहे हो, तो सही कौन सा है? तो इस चक्कर में बच्चे क्या अपना बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर देता है कि कौन सा सही है खोजने में, या उसको विश्वास उठ जाता है कई बार कि या तो ये टीचर गलत बता रहा है या वो वाला टीचर गलत बता रहा है। कोई ना कोई एक टीचर पर विश्वास उठ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। एच कट अलग है, एच अलग है ना, दोनों में संबंध मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। आप दोनों में से जो भी आपने याद कर रखा अब तक तो वो आप रखना ध्यान में। दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। और आज तक अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इतना ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं, एक ही याद करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा दोनों याद नहीं करने। और अगर फिर भी याद रखना चाहे कोई सोचेगी नहीं भी मैं तो करके ही रहूंगा, तो संबंध मैंने आपको बता दिया। ये मान आप यहाँ पे रख देना, देखो आपको ऐसा मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखना चौथा प्रश्न। प्रकाश विद्युत सेल की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करते हुए इसके कोई दो उपयोग लिखो। मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, प्रकाश विद्युत सेल जो है वो क्या काम करता है। एक तो देखो आपको नाम से पता चल रहा है भाई प्रकाश विद्युत सेल है, तो ये प्रकाश के द्वारा विद्युत बनाएगा, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आएगा। अब देखो कैसा होता है, इसकी बनावट को थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, देखो एक यहाँ पे धात्विक सतह है, ये लो एक धात्विक सतह मैंने बनाई, और थोड़ा सा ये लाइन जो टेढ़ी आ गई, तो एक सेकंड, ये लो ये एक धात्विक सतह है। इसके सामने भी एक और धात्विक सतह है जिसका क्षेत्रफल थोड़ा सा कम है, और ये जो अपन ने पहले वाली धात्विक सतह बनाई इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको लेता हूँ बाहर, इसको भी निकालता हूँ ऐसे करके बाहर, और ये जो अपनी इतनी पूरी व्यवस्था बनी है ना, इस इतनी पूरी व्यवस्था को मैं एक निर्वातित पात्र के अंदर डालता हूँ। निर्वातित पात्र का मतलब कि अंदर कोई हवा नहीं आएगी, अंदर से पूरा एकदम से खाली है। ये हमारा निर्वातित पात्र हो गया। ये लो, इसके अंदर अपन ने इसको डाल रखा है, ऊपर से भी मैं इसको पैक कर देता हूँ। ये लो, ये हमारा निर्वातित पात्र हो गया। थोड़ा सा देखो हो सकता है कि चित्र थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको समझना है, और समझने के दृष्टिकोण से मैं खाली उतना ही बना रहा हूँ जितना आपको ध्यान में रखना है।
ये एक धात्विक सतह है। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, इनमें कौन एनोड है कौन कैथोड, इसका पता अपन को लगाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस और प्लस इस तरह से एक बैटरी बना रहा हूँ, और बैटरी के साथ एक गैल्वेनोमीटर और लगाते तो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं देखो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर और लगाता हूँ, यहाँ पे सी ये मैंने गैल्वेनोमीटर और लगा दिया। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि ये नेगेटिव सिरा जिसके साथ जुड़ता है वो तो कैथोड होता है, जिसके साथ पॉजिटिव जुड़ता है वो एनोड होता है। तो ये तो हमारा देखो एनोड हो गया, क्योंकि देखो बैटरी का पॉजिटिव सिरा जुड़ रहा है, और ये हमारा हो गया कैथोड। ठीक है, अब देखना ये हमारा प्रकाश विद्युत सेल है, कैसे काम करता है इसकी तो थोड़ी सी बता दो, क्रियाविधि क्या है। इस प्रकाश विद्युत सेल के अंदर होता है क्या, देखो दो धात्विक सतह हैं आपकी, एक धात्विक सतह जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, दूसरी धात्विक सतह जिसका क्षेत्रफल कम है। इसको उत्सर्जक कहेंगे, इसको अवशोषक कहेंगे। क्यों कहेंगे अभी आपको बताऊंगा, सब कुछ कारण दूंगा। एक मैंने देखो नीचे बैटरी और एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रहा है। गैल्वेनोमीटर इसलिए ताकि अपन को पता चले भी धारा बह रही है कि नहीं बह रही। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, इस गैल्वेनोमीटर में धारा कब बह सकती है, जब ये तार इस तार के साथ जुड़ जाए, यानी ये परिपथ पूरा बंद हो जाएगा, तभी तो धारा का मान ये अपन को बताएगा गैल्वेनोमीटर की हाँ भी धारा कहीं ना कहीं बह रही है। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, इस तार को मैंने ऊपर इस प्लेट से जोड़ रखा, इस तार को ऊपर इस प्लेट से जोड़ रखा, बीच में हवा तक नहीं है, मैंने पूरा निर्वात अंदर बना दिया। हवा तक नहीं यानी इसको इससे जोड़ने के लिए कोई साधन यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब जब कोई साधन मौजूद नहीं तो यहाँ पे धारा नहीं बहनी चाहिए ना, सही बात है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब अपन यहाँ ऊपर से इसके ऊपर प्रकाश आपतित करते हैं, और प्रकाश की मैंने खास बात क्या बताई कि ऐसा प्रकाश जिसकी आवृत्ति जो है वो इस देहली आवृत्ति से क्या हो, अधिक हो, यानी देहली आवृत्ति या इससे उच्च आवृत्ति का जो प्रकाश है, जब मैं सेल के ऊपर आपतित करता हूं या इस वाली कैथोड के ऊपर आपतित करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप आ रहा है। जो सुई है ना गैल्वेनोमीटर की वो इधर उधर हिल रही है। अब ये कैसे संभव हुआ भी, इसको इससे जोड़ने वाला तो कोई था नहीं। हाँ, अगर ये इसको इससे जोड़ते अपन तब तो धारा बह नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी धारा बह रही है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अपन ने यहाँ पे प्रकाश किरणों का आपतित किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे गरीब जो यहाँ से चले गए इधर गति करते हुए, और कहाँ पे पहुंच गए, इस कैथोड से एनोड के पास पहुंच गए। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गए मतलब परिपथ पूरा हो गया, और परिपथ पूरा हुआ तभी तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर धारा आकर बही ना। तो इस प्रकार से हमारा प्रकाश विद्युत सेल काम करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आप यदि चाहेंगे तो उसके नोट्स भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। आप नीचे कमेंट कर दिया करें कि हाँ हमें नोट्स भी चाहिए। ये जो आपके नोट्स तो वैसे तो देखो चैप्टर के नोट्स तो आपके टेलीग्राम चैनल में मैंने डाले हुए हैं। अगर आपको पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन में बना के दे रहे हैं उन क्वेश्चन से आंसर रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप कमेंट करके वीडियो में मुझे बता देना। लेकिन इसके लिए देखो वीडियो को आपको लाइक करना और शेयर करना जरूर बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देखो सब्सक्राइब करने के लिए आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े, कोई बटाऊ नहीं हो। आप और हम मिलकर एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, तो आपको कहना नहीं पड़े, चुपचाप से सब्सक्राइब कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखना इसी प्रश्न के अंदर मैंने आपसे पूछा कि इसके कोई दो उपयोग बता दो। इसके बहुत सारे उपयोग है भाई। एक तो आप मान लो सोलर सेल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। सोलर सेल के अंदर इसका उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावा जो फायर अलार्म होते हैं ना आपकी, उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। अनगिनत उपयोग है। ध्वनि के पुनरुत्पादन में भी इसका उपयोग करते हैं। तो बहुत सारे उपयोग है। अपन किन किन की बात करें, अपन से दो पूछे तो अपन ने तीन बता दिया, आपको एक तो फायदा ही है। तो आगे चलते हैं। देखना अगला प्रश्न है हमारा, फोटोन से क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोन, और इसके चार गुण लिखो। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। देखो फोटोन क्या है एक्चुअल के अंदर। मान लो मेरे यहाँ पे जो लाइट के सोर्स लग रहे हैं जिससे मेरे को लाइट की प्राप्ति हो रही है, और मेरे से टकराकर लाइट जब कैमरे तक पहुंच रही है ताकि आप मेरे को देख पाओ। अब ये जो प्रकाश मेरे पास पहुंच रहा है, वास्तव में जो प्रकाश है ना, ये ऐसा नहीं कि ट्यूबलाइट अपन ने जलाई और वहां से सीधा सीधा प्रकाश मेरे पास आ गया। वास्तव में जो प्रकाश मेरे पास आया ना, ये ऊर्जा के बहुत ही छोटे 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 पैकेट्स के रूप में है। दिस एनर्जी ऑफ लाइट इज इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वास्तव में जो एनर्जी है ना, ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में। और ये जो प्रकाश के छोटे छोटे बंडल होते हैं, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब इस बात को लिखेंगे कैसे, हम इसको यूं लिखेंगे कि प्रकाश वास्तव में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। इन छोटे छोटे पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई फोटोन की। अब आपसे पूछे भी फोटोन की कोई चार गुण बताओ, तो फोटोन के देखो चार गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं फोटोन के चार गुण। पहली बात, फोटोन का विराम अवस्था में द्रव्यमान शून्य होता है। अगर फोटोन विराम है ना तो इसका द्रव्यमान होता है शून्य। दूसरी बात भी, फोटोन चूंकि प्रकाश का एक कण है, एक तरह से अपन कह सकते हैं, तो फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। तीसरी बात और कर लेते हैं, फोटोन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, अनावेशित होता है। और जब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता तो न तो ये विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होगा, न ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा। ठीक है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको कौन से क्षेत्र से आप गुजार रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग खुद देखते हो भी, जब आप प्रकाश किरणों को किसी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हो, बिल्कुल से सीधी सीधी चली जाती है, कोई इनके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता ना। ये अपन ने देखी है बात। तो इस प्रकार से अपन फोटोन के बारे में जो फोटोन के गुण है वो बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखना हमारा जो प्रश्न आता है,
हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, ये वाला जो प्रश्न है ना ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपसे पिछले वाले मैंने चार प्रयोग इसके जो चार गुण है वो पूछे थे ना, मैंने आपको शायद 3 ही बताए मेरे को जहाँ तक ध्यान में आ रहा है, मैं भूल गया थोड़ा, अभी आपको बताया था। एक चौथा उपयोग आप इसका ये भी कह सकते हो कि जो फोटोन है ना उसकी ऊर्जा का अवशोषण पूर्ण रूप से होता है, आंशिक नहीं होता। ये मैंने बात क्यों बताई, क्योंकि अभी जो अपन अगला प्रश्न जिसको हम पढ़ने वाला हूं ना उसके अंदर इस बात को अपन काम में लेंगे। फोटोन की ऊर्जा का अवशोषण पूर्ण होता है, आंशिक नहीं होता। तो ये आपको मैंने फोटोन के 4 गुण बता दिए। अगले प्रश्न पे देखो चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में चिरसम्मत सिद्धांत असफल क्यों रहा। बात करते हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बात करते हैं इसकी। चिरसम्मत सिद्धांत है क्या? चिरसम्मत सिद्धांत वैसे हालांकि मैंने आपको चैप्टर की वीडियो में तो बता रखा है, फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। अपने जो न्यूटन भाई साहब थे ना और जो मैक्सवेल भाई साहब थे, वहां तक की जो फिजिक्स थी ना, जितनी फिजिक्स उन्होंने बना के छोड़ दी थी जिससे अपन छोटे क्लासों में परेशान हुआ करते थे, वो जो फिजिक्स है ना उसको अपन बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, जिसको अपन क्लासिकल फिजिक्स है, चिरसम्मत भौतिकी हिंदी में इसको अपन बोलते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ घटनाएं हमारे सामने ऐसे निकल कर आने लगी कि भाई जिनकी व्याख्या है वो न तो न्यूटन भाई साहब के नियम कर पा रहे, न मैक्सवेल भाई साहब की समीकरण अपने वहां पे काम में आ रही। तो अपने सामने टेंशन आ गई, भाई करें तो करें क्या। तो फिर जो नए नए वैज्ञानिक है, जैसे कि अपन बात करें मैक्स प्लांक है, डी ब्रोगली है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, जिनका नाम आप लोगों ने सुन रखा है, तो इन्होंने मिल मिला के एक फिजिक्स की पूरी एक नई ब्रांच, एक मैं नई ब्रांच नहीं कह के इसको एक नई पीढ़ी, नई जनरेशन बोल सकता हूँ, एक नई जनरेशन स्टार्ट कर दी। और ये जो नई जनरेशन है ना, इसी का नाम क्या है, मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स, जिसको अपन आधुनिक भौतिकी कहते हैं ना। वो क्या है, इस चिरसम्मत भौतिकी के जो कुछ घटनाओं को व्याख्या करने में जो असफल हो रही थी ना, उन असफलताओं को दूर करते हुए जो एक नई फिजिक्स हमारे सामने निकल कर आई, एक नई फिजिक्स उभर कर आई, उसी फिजिक्स का नाम क्या, मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स। तो अब देखो अपन क्या कहते हैं भाई, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसकी व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी यानी न्यूटन भाई साहब वाली, मैक्सवेल भाई साहब वाली तो इसकी व्याख्या कर नहीं पाई, असफल रही। लेकिन जो हमारी नई वाली फिजिक्स है, जो क्वांटम फिजिक्स है, वो इसकी व्याख्या कर पा रही। क्यों? कारण समझते हैं। पहला कारण सुनना, जो अपने चिरसम्मत भौतिकी है ना, या जो अपनी क्लासिकल फिजिक्स है, वो कहती है कि भाई जो ये आपतित प्रकाश है ना, तो इस आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो इसका आयाम भी अधिक होता है। ये तो देखो सही बात है, क्योंकि अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो आई है वो a² के जो है समानुपाती होता है। तो अब देखना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी भाई जो चिरसम्मत भौतिकी है वो ये कहती है कि भाई आपतित प्रकाश जो है उसकी आवृत्ति उसके आयाम के समानुपाती होती है, और आयाम जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा जो हमारे फोटोन से उनकी ऊर्जा होगी। यानी चिरसम्मत भौतिकी ने सीधे तौर पे क्या कह दिया कि भाई जो हमारे फोटोन की ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर करती है, जबकि नहीं, वास्तव में जो क्वांटम फिजिक्स है वो इसको समझाते हुए कहती है कि नहीं, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि तीव्रता पे। पहला खंडन तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात देखो, इन्होंने ये कहा, जो आपकी चिरसम्मत भौतिकी है, उन्होंने ये कहा कि भाई जब फोटोन आपतित होते हैं किसी धात्विक सतह पर, तो फोटोन अपने संपूर्ण ऊर्जा सभी इलेक्ट्रॉनों में समान रूप से पहले तो बांटेंगे, उसके बाद वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। इसका मतलब इस घटना के अंदर क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जबकि हमारी क्वांटम फिजिक्स कहती है कि नहीं, इस घटना में कोई समय पश्चता नहीं होती, बिल्कुल तात्क्षणिक घटना है। तुरंत फोटोन आया, उसने अपनी ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को दी और वहां से वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर निकल गया। ठीक है। और तीसरी बात जो इन्होंने कही कि चिरसम्मत भौतिकी कहती थी कि भाई जो आपके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन वो किसी भी आवृत्ति पे हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे से चूंकि अपन ने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने के लिए कम से कम एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का होना जरूरी है, जिसको अपन ने देहली आवृत्ति नाम दिया था। तो भाई जो हमारी चिरसम्मत भौतिकी है उसके अंदर देहली आवृत्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि क्वांटम फिजिक्स के अंदर देहली आवृत्ति का अस्तित्व है। ठीक है। तो ये हमने देखो 3 बातें करी है कि क्यों भाई हमारी चिरसम्मत भौतिकी असफल रही थी हमारे इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में। आगे चलते हैं, देखना मेरे प्यारे साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो आपसे कहता है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए। मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको देखो, देखना थोड़ा सा। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण है, देखो ये चीजें हमारे अब यहाँ पे काम में आएगी। मैंने इसलिए कहा था कि मैं आपको थोड़ा पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हमारे काम आएगी, और आगे कहाँ काम आएगी देखो, अब अपन इनको यूज करने जा रहे हैं। देखो, आइंस्टीन ने पहली बात तो एक कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसको 1-to-1 अनुक्रिया के द्वारा समझाया। 1-to-1 अनुक्रिया क्या है, एक फोटोन अपनी ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को संपूर्ण रूप से दे देता है बिना कोई समय लगाए, है ना, तुरंत ही तात्क्षणिक घटना होती है। फिर उसके बाद भाई आइंस्टीन ने यह कहा कि भाई जब भी अब कोई फोटोन अपनी ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस ऊर्जा का उपयोग वो इलेक्ट्रॉन 2 भागों में करता है या 2 रूपों में करता है। कौन कौन से 2 रूप? मान लिया कि जो फोटोन आप कर रहे हैं ना, उस फोटोन की ऊर्जा आप सभी जानते हो, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। तो ये जो ऊर्जा जब किसी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी जो धात्विक सतह के अंदर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को ये देगा, तो ये जो ऊर्जा है इसका उपयोग वो इलेक्ट्रॉन 2 रूपों में करेगा। पहला रूप तो ये फाई नोट क्या है, अभी मैंने मिटाया लिख के, वो क्या था, कार्यफलन, यानी एक भाग तो इसका किस में काम में लेगा, कार्यफलन के रूप में। दूसरा भाग हाफ mv², और इस v के बेस में मैं अगर मैक्सिमम वोल्ट लिख दूं तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या है समझाता हूं। देखो,
आइंस्टीन ने कहा कि जब भी कोई फोटोन अपने संपूर्ण ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को देता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का उपयोग दो रूपों में करता है, पहला तो कार्यफलन के रूप में और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। इसका मतलब क्या, मान लिया कि ये कोई धात्विक सतह है, इसके पास यहाँ पे कोई एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कोई एक फोटोन आया, उस फोटोन ने आकर अपनी ऊर्जा h जो ऊर्जा थी वो इस इलेक्ट्रॉन को दी। अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, पहले तो उस ऊर्जा को पाकर इस धातु की सतह से वो निकलेगा, पहले तो उसको निकलना जरूरी होगा ना। तो जब ये धातु की सतह से निकला, मान लो ये यहाँ पे था, अब यहाँ से निकल के मान लो बाहर आ गया, थोड़ा सा बाहर आ गया, मैं देखो थोड़ा सा आगे इसको बना रहा हूँ, यानी धातु की सतह से उत्सर्जित होकर बाहर आ गया। अब बाहर ही आया खाली है, जब खाली इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इस ऊर्जा का जो उपयोग इसने किया वो कहलाता है कार्यफलन। अभी तक ये इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकला, कहीं गया नहीं। अब अगर चूंकि इस इलेक्ट्रॉन को कैथोड से लेकर एनोड तक की गति करनी है, तो गति करने के लिए इसको गतिज ऊर्जा चाहिएगी। अब वो जो बची हुई और ऊर्जा बच गई ना इस h न्यू के अंदर से, जो बची हुई ऊर्जा इसको काम में लेने के बाद वो ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में काम में आएगी, और इस गतिज ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी इस ऊर्जा का उपयोग जो h न्यू थी इसका दो भागों के अंदर इसने उपयोग कर लिया। अब देखना मेरे प्यारे साथियों कितना आसान है इसको सोल्व करना। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं। मैं कहता हूं अगर मान लो, अगर सपोज करते हैं जो हमने फोटोन आपतित कराया था इसकी ऊर्जा केवल और केवल दहली आवृत्ति, इसकी जो आवृत्ति केवल और केवल दहली आवृत्ति के बराबर थी, तो क्या होगा, यानी जो इसकी न्यू थी आवृत्ति वो केवल दहली आवृत्ति के बराबर थी। तो मेरे प्यारे साथियों आप मुझे खुद बताओ कि जब ये केवल दहली आवृत्ति के बराबर थी तो ये इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उत्सर्जित ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उत्सर्जित होगा, कहीं पर भी गति करके नहीं जाएगा। अर्थात इस केस में हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा h न्यू है, जिसको मैं लिख रहा हूँ h न्यू नोट से, ये किसके बराबर होगा, केवल कार्यफलन के बराबर होगा। कार्यफलन अपने यही तो कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो दहली आवृत्ति की, जब कोई फोटोन है वो दहली आवृत्ति से आपतित होता है तो उस धात्विक सतह से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। यानी ये जो ऊर्जा है केवल इतनी सी है कि किसी इलेक्ट्रॉन को धात्विक सतह से बाहर निकाल देना, केवल कार्यफलन के बराबर है। तो हमने देखो जब न्यू बराबर न्यू नोट को इस समीकरण में रखा तो इससे अपन को एक तो ये बात मिल गई कि भाई h न्यू नोट जो है, या फिर यहाँ पे h न्यू नोट है, वो इस फाई नोट के बराबर है। क्यों भाई, इसका मान तो 0 हो गया, उसके पास कोई गतिज ऊर्जा बचेगी नहीं। आप साइड में लिखना चाहो तो उसको यहाँ पे लिख सकते हो, हाफ mv मैक्सिमम का जो स्क्वायर है ये कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि आपकी आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है वो इतनी है कि केवल वो इलेक्ट्रॉन को धात्विक सतह से उत्सर्जित ही कर सकता है, उसको गतिज ऊर्जा नहीं दे सकता। अब ये जो मान आपके पास आया ना मेरे प्यारे साथियों, इसको आप वापस से समीकरण में रख के देखो क्या आता है। देखो हम इसको रखते हैं तो h, ये जो फाई नोट है ना, इस फाई नोट को मैं h न्यू नोट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ h न्यू बराबर h न्यू नोट प्लस हाफ mv स्क्वायर, और ये v मैक्सिमम अपन लिख रहे हैं। v मैक्सिमम का मतलब अधिकतम है, अधिकतम मतलब जितनी ऊर्जा बचेगी सारी की सारी ऊर्जा का उपयोग गतिज ऊर्जा के रूप में करेगा, तो जितनी अधिकतम ऊर्जा वो प्राप्त कर सकता है उतनी प्राप्त करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने इसको v मैक्सिमम लिखा है। अब देखना इसको इधर लिया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या बचेगा, देखना मेरे पास h कॉमन आ जाएगा दोनों में, ये तो अपने पास पहले इधर से ही है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ उसको माइनस न्यू नोट बराबर अपने पास बचेगा हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखना इसको मैं एक बार देता हूँ समीकरण नंबर, चलो 2 नाम दे देते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों जो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं उस धात्विक सतह को मैं अगर मान लो कि उसकी जो ऊर्जा है, एक सेकंड में इसको देखो रफ करता हूँ। अगर मेरे प्यारे साथियों मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे निरोधी विभव का मान v0 है और आपतित प्रकाश की ऊर्जा अगर मान लो जो आवृत्ति है वो अगर मान लो न्यू है, तो मेरे प्यारे साथियों मुझे आप ये बता सकते हो कि इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी भाई, अपन ने बात करी जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। और अगर हमारे निरोधी विभव का मान v0 हो तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि भाई जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर है ना, गतिज ऊर्जा, ये किसके बराबर होगी, ev0 के बराबर होगी। ई क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जिसकी अपन बात करें या फिर वो आवेश जिसकी अपन बात करें। यहाँ पे देखो अपन बात करें मोटा मोटी फोटोन की, लेकिन ये ई क्यों मैंने लिखा मैंने, क्योंकि इस ई के बराबर एनर्जी की अपन बात करें, और ई वी नोट क्या है हमारा, वो विभव है, निरोधी विभव। अब देखना जब मैं ये मान यहाँ पे इस समीकरण के अंदर रखता हूँ तो देखना मुझे क्या मिलेगा भाई, एच न्यू माइनस न्यू नोट बराबर मुझे क्या मिलेगा, ई वी नोट। तो मैं इसको लिखता हूँ ई वी नोट बराबर एच न्यू माइनस न्यू नोट। इतनी बात देखो आप सबके सामने है, और असल में क्या है, यही हमारी है जो हमारे आइंस्टाइन इनके प्रकाश विद्युत समीकरण। लेकिन इसके अंदर अपन को कुछ करेक्शन, कुछ बदलाव करने हैं। किस तरह के बदलाव, देखो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक तो ये बात आपके सामने आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दो राय इसके अंदर नहीं है, ये आपने ऐसे कैसे लिख दी। अब देखना मैं इसके अंदर क्या करेक्शन करने जा रहा हूँ। न्यू बराबर जो न्यू का मान होता है, जैसे आप सभी जानते हो, क्योंकि न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, यानी मैं इसको अब लैम्डा के फॉर्म में कर रहा हूँ। वास्तव में देखो ये हमारे आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण ही है। कई बार क्या होता है कि परीक्षा में अपन को सिद्ध करवाते हैं कि सिद्ध करो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण ही होती है, तो अगर आपको यहाँ तक सिद्ध करवा रहा है तो आपको केवल ये काम करना है। लेकिन अगर मान लो उसको लैम्डा के पदों में सिद्ध करवा तो कैसे होगी, देखो आपको भी बताता हूँ। ये ई वी नोट
बराबर, इसको देखो मैं साफ करो, H तो यहाँ पे है। अब देखना मैं यहाँ पे न्यू की जगह रखूंगा, देखना C अपॉन लैम्डा, और यहाँ पे न्यू नोट की जगह रखूंगा C अपॉन लैम्डा नोट, दोनों में ऊपर C आएगा तो C को तो देखो मैं ले रहा हूँ कॉमन। अब देखना अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये लो, ये क्या आ गई हमारी लैम्डा के पदों में यानी तरंगदैर्ध्य के पदों में प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन की वो आ गई। तो आपसे जो भी परीक्षा में पूछे ना आप उसको करके आना, जो भी आपको सिद्ध करे, मान लो आपको यहाँ तक पूछा है, आपको कुछ नहीं बोला तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा रख दोगे तो उसकी तरंगदैर्ध्य के पदों के अंदर जो समीकरण है उसका रूप आ जाएगा, और ये आप कर सकते हो। बहुत ही आसान, वास्तव में देखो बहुत आसान थी प्रकाश विद्युत समीकरण, इतनी सी 1 2 3 4 5 स्टेप की देखो पूरी की पूरी इक्वेशन है। मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को देखो करनी है। आगे बढ़ते हैं, देखना हम लोग अगला आपसे पूछा है कि डी ब्रोगली परिकल्पना को समझाते हुए इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य के व्यंजक प्राप्त करो। देखो कितना आसान है। डी ब्रोगली परिकल्पना भी क्या है, डी ब्रोगली परिकल्पना आप सभी जानते हो भी। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि प्रत्येक द्रव्य कण जो गति करता है उसके साथ एक तरंग जुड़ी होती है, ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि उस तरंग का जो तरंगदैर्ध्य है, जो हमें इन्होंने ब्रोगली भाई साहब ने बताया कि इस तरंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है, जो लैम्डा यानी जो तरंगदैर्ध्य है, वो जो आपका कण है उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात अपन जानते हैं डी ब्रोगली के अनुसार। अब देखो जब मैं समानुपाती का निशान हटाता हूँ तो देखना एक तो आता है बराबर का निशान और एक आता है नियतांक। यहाँ पे देखना नियतांक है स्मॉल h, और स्मॉल h क्या है मेरे पैर से, तो ये वही है जिसको आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, प्लांक नियतांक। और आप सभी जानते हो h की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक नियतांक का मान आप देखो सभी को पता भी होना चाहिए। जो आपके h है, इस h की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है। अपन ने देखो यहाँ पे बात कर ली। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, चूंकि अपन जानते हैं संवेग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था इस जगह बोर्ड पे लिख के कि संवेग जो होता है P बराबर क्या होता है mv, यानी द्रव्यमान गुणा वेग को अपन क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यहाँ पे रखता हूँ लैम्डा बराबर h अपॉन mv, सॉरी mv। एक बार मैं इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इस mv का देखो मान रखना चाहता हूँ, कहाँ से रखूंगा, अभी भी अपन एक फॉर्मूला काम में लेता हूँ वहां से। देखो कुछ भी मैं अलग काम में नहीं ले रहा, जो अपन ने पहले लिख रखा है ना आज इस बोर्ड पे, वहीं से देखो सारी चीजें निकाल के लेके आ रहा हूँ। अभी भी अपन ने क्या देखा कि भाई जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², थोड़ी देर पहले अभी अपन ने देखा। अब देखना मैं क्या करूँ भाई, इसको ये देखो चूंकि स्क्वायर में है v, तो क्यों ना इसको भी मैं स्क्वायर में बना लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी। देखो इस m को मैं स्क्वायर में बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ भाई, ऊपर m से गुणा कर दूंगा और बट्टा में m से गुणा कर दूंगा। तो देखो ऊपर m से गुणा करूंगा तो ऊपर तो बन गया m² और बट्टा में मैंने लिख दिया m। देखो m से m कट के फिर से आप mv² बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, गणित नाराज नहीं हो इसके अंदर। लेकिन इससे अपन को फायदा हो गया क्या, मैं यहाँ से m² v² का देखो मान निकालता हूँ, m² v² बराबर, देखना इधर पहले से तो e पड़ा था और ये 2 बट्टा में था, m बट्टा में था, तो बट्टा वाली संख्या इधर जाके गुणा में आ जाएगी, यानी 2me बन जाएगा यहाँ पे 2me, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे चाहिए देखो m² v² का नहीं, खाली mv का मान, तो मैं जब स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो रूट में बदल जाएंगे, यानी mv का मान देखना मुझे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, mv बराबर मुझे मिलेगा √2me, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस समीकरण 1 के अंदर मैं इस mv का मान रख दूं, कितना आसान है, यानी देखना लैम्डा बराबर मुझे क्या मिला, ऊपर तो था h और बट्टा में आ गया √2me। ये लो मेरे प्यारे साथियों, आ गया हमारे पास डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान। अब आपसे पूछा कि भाई इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर दो, तो मेरे प्यारे साथियों ये फॉर्मूला ना, ये आपको ध्यान रखना है, लैम्डा बराबर h/√2ma। ये आपसे एबीसीडी वाले प्रश्नों के अंदर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इससे आप इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हो, प्रोटॉन का निकाल सकते हो, अल्फा कण का निकाल सकते हो, बीटा कण का। मैं कह रहा हूँ जो जो कण आपको ध्यान में आते हैं ना, उन सभी कणों का आप इससे तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अपन से इलेक्ट्रॉन का पूछा तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करते हैं। चूंकि अपन देखो जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की जब अपन बात करेंगे ना, तो यहाँ पे अपन को क्या काम में लेना पड़ेगा भाई, इसको मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा तो लैम्डा के बेस में मैंने ई लगा दिया, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं भाई, एच तो नियतांक होता है, ये तो सबके लिए समान रहता है, इसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं। अंडर रूट भाई 2 तो यहाँ पे भी 2 है, अमेरिका में भी 2 है, तो इसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ ये देखना एम, मास जिसके अपन बात करें उसका द्रव्यमान। जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लूंगा। जब मैं बात करूंगा यहाँ पे आपकी ऊर्जा की, तो ऊर्जा देखना इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके बराबर होती है, अपन ने देख रखा है ये फॉर्मूला, जब अपन ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वहां पे भी अपन ने पढ़ा था, E बराबर क्या होता है QV। जब अपन V विभवांतर को आरोपित करते हैं ना, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो E बराबर होती है QV। अपन ने वहां पे पहले काम में ले रखी है बातें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी जगह QV। अब देखो Q क्या है, हमारा वो आवेश है ना, उस आवेश को अपन इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा E हो जाएगा। अगर प्रोटॉन के लिए बात करूं तो यहाँ पे मैं Q की जगह P लिख दूंगा, लेकिन आवेश तो दोनों पे समान रहता है, तो मैं इसको देखो एक बार E लिख रहा हूँ, E और V वोल्ट है,
ध्यान रखना V विभवांतर है। इतनी बात अपन ने कर ली। अब देखो थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करता हूँ। Me क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आप सभी ने देखो पढ़ रखा है 11वीं क्लास के अंदर और 9वीं क्लास के अंदर भी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इतना मान होता है। और जो आपका E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। हालांकि माइनस भी होता है आगे, लेकिन चूंकि हम फॉर्मूला के अंदर इस माइनस को काम में नहीं लेते तो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि माइनस को अगर यहाँ पे काम में लेंगे तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा और काल्पनिक संख्या बन जाएगी, इसलिए अपन यहाँ पे माइनस का निशान के साथ में इसका मान नहीं रखते। इस बात का ध्यान रखें, आप विशेष ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लस का इसीलिए लिखा था, लेकिन आप में से कोई शार्ट चंद बोल दे कि सर को ये भी नहीं पता कि माइनस का होता है, तो गरीबों इतना मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आगे चलते हैं। लैम्डा ई बराबर, देखो अब मैं सबके मान रख रहा हूँ। h का मान देखो ऊपर रख रहा मैंने, तो h का मान होता है प्लांक नियतांक का 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, बट्टा में देखना रूट के अंदर मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg और इंटू देखो E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम, और V की जगह मैं एक बार V को छोड़ रहा हूँ। V तो विभवांतर है जो अपन चेंज करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब वहाँ पे आपको होशियारचंद बनकर इनकी कैलकुलेशन करने नहीं बैठना एग्जाम में, आपको सीधा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्घ्य होती है इसका मान सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है। इस पूरी कैलकुलेशन को आप करोगे ना, इस V को छोड़ के बाकी पूरी कैलकुलेशन, तो आपको मिलेगा 12.27। कितना मिलेगा 12.27। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। लैम्डा ई इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य आपको मिलेगा 12.27 बट्टा में क्या था जिसका अपन ने मान नहीं रखा था, रूट के अंदर V था, वो V पड़ा रहेगा। ये आ गया मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला। और इसका मात्रक जरूर ध्यान रखना, जो तरंगदैर्घ्य वो अपन अंगस्ट्रोम में नापते हैं, इसका मात्रक है अंगस्ट्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला आता है ना डी ब्रोगली सूत्र से, वो आता है 12.27 बट्टा रूट V। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं कह रहा हूँ ध्यान में रखना। आपको सीधा फॉर्मूला 12.27 बट्टा रूट V, सीधा सीधा प्रश्न आपके न्यूमेरिकल के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई इतने वोल्ट विभवांतर से त्वरित करके एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर दो। कुछ नहीं करना, खाली और खाली इस V का मान रखना और उत्तर निकालना, और V का मान ऐसा देंगे जिसका रूट आसानी से निकल जाएगा, फिर आपको खाली और खाली भाग देना होगा। अंगस्ट्रोम इसका मात्रक होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। भाई डी ब्रोगली परिकल्पना के सत्यापन के लिए डेविडसन जर्मर का जो प्रयोग है उसकी प्रायोगिक व्याख्या कर दो। मेरे प्यारे साथियों जो आपकी डी ब्रोगली, तो उन्होंने तो इतनी बात कह के चले गए। अपन कैसे मान ले कि इनकी बात जो है वो सही है, कैसे मान ले इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य वास्तव में जो इन्होंने ज्ञात किया है इससे निकाल सकते हैं अपन। इससे जो अपन इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करेंगे अभी थोड़ी देर इसी प्रयोग के अंदर, जो अभी आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो इनके फॉर्मूले का उपयोग करते हुए ज्ञात करेंगे। अगर इनके फॉर्मूले से किया हुआ जो हमारा रिजल्ट है, ज्ञात किया हुआ रिजल्ट, वो जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं उसके मान के अगर बराबर आ जाएगा तो अपन कह देंगे भाई डी ब्रोगली जो बात कह कर गए थे वो बात सही थी। अब देखो मैं इस फॉर्मूले को जानबूझ के मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि अपन इसको काम में लेने वाले हैं, तो अपन को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए भाई अपन से पहले जो हमसे होशियार लोग हैं डेविडसन जर्मर, उन्होंने अपना प्रयोग कर लिया। उन्होंने देखो क्या बताया प्रयोग करके। पहले तो मैं एक बार उनके प्रयोग का प्रायोगिक चित्र बनाता हूँ, देखो कितना आसान सा है। ये चित्र इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रश्न में इसका चित्र बनाना पड़ेगा। ये देखो मान लो ये मेरे पास यहाँ पे एक फिलामेंट है। इस फिलामेंट के बाद में देखो मैं यहाँ पे एक बार कुछ इससे बैटरी वगैरह जोड़ देता हूँ। बैटरी नहीं कहोगे आप इसको, वैसे तो ये विभव का स्रोत है। थोड़ा सा एक सेकंड रुकना भी। अभी अपन देखो एक बार इसका थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना ले, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये टर्मिनल के साथ में मैंने यहाँ पे इसके साथ देखो दो पत्तियाँ जोड़ रहा हूँ धातु की, स्लिट बोल सकते हो आप इनको। जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है क्या है, इसकी भी अपन देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी एक सेकंड आप लोग होल्ड करें, S1 S2, और ये मैंने देखो इस पूरी व्यवस्था को एक पात्र में बंद कर दिया। ये लो, ये माइनस है, ये हमारा प्लस हो गया। ये परिवर्ती विभवांतर का एक स्रोत में जोड़ दिया, इसको अपन फिलामेंट बोलते हैं F, ठीक है। अब देखना यहाँ से ये जो आपके डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये जो पूरी व्यवस्था आपको यहाँ पे मैंने बना के दिखाई नहीं, ये है इलेक्ट्रॉन गन। इस इलेक्ट्रॉन गन से देखो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, फिलामेंट जो वो निरंतर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता रहता है। अपन क्या करते हैं भाई, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर सामने एक क्रिस्टल रखते हैं निकल का। ये निकल का बना हुआ क्रिस्टल है, इसके ऊपर अपन आपतित करवाते हैं, और इससे विवर्तन होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है नीचे यहाँ पे अपन एक वृत्ताकार स्केल पर लगे हुए एक संसूचक होता है, उसके ऊपर ले जाके रखते हैं। वास्तव में देखो ये स्केल है, ये क्या है, वास्तव में स्केल है एक। इस स्केल के ऊपर अपन क्या करते हैं, एक संसूचक रखते हैं। मान लो ये यहाँ पे एक संसूचक मैंने रख रखा है, भाई जगह की देखो थोड़ी कमी है तो आप लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये एक संसूचक है हमारा, मैं अंदर वाले को मिटा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये कुछ अलग चीज़ है। यहाँ पे ये वास्तव में क्या है, एक डिटेक्टर है। डिटेक्टर आप समझ जाते हो इस वर्ड से। तो यहाँ से देखना जो भी
इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हुए वो उस निकल वाले क्रिस्टल पे जाके विवर्तित हुए और विवर्तित होने के बाद यहाँ पे इस संसूचक के ऊपर आकर आपतित हुए। अब देखना संसूचक जो है ना, इसके अंदर अपन गैसें बढ़ते हैं। मान लो इसके अंदर SO2 गैस भर के, आप SO2 भर सकते हो, इसके अंदर आप CO2 भर सकते हो। इन गैसों का क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो ये आयनन कर देते हैं। भाई ये आयनन कब हो सकता है या विवर्तन कब हो सकता है, आप पहले तो ये बताओ मुझे कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराकर इससे विवर्तित होकर आ रहे हैं, और विवर्तन तो वास्तव में तरंगों का गुण है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद जाके विवर्तित हो रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, वास्तव में इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में, इलेक्ट्रॉन एक तरंग के रूप में यहाँ पे जा रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनके साथ एक तरंग जुड़ी होती है। अब इतनी बात नहीं है भाई, यहाँ पे ये क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर भी जोड़ते हैं, जिसको अपन ग्राउंड भी करते हैं बाद में। ये इस तरह से आपकी पूरी व्यवस्था या पूरा जो चित्र आपका इस तरह से बनता है। अब मेन बात जो वो ये समझने वाली बात है वो क्या है कि भाई इस पूरी व्यवस्था के जरिए जब डेविडसन जर्मन ने अपना रिजल्ट निकाला, इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात किया, तो इन्होंने ये पाया कि भाई 54 वोल्ट विभवांतर, 54 जो है ना, 54 वोल्ट विभवांतर पे और आपका जो 50 डिग्री कोण है, इसके ऊपर जो विवर्तन का मान है वो इन्होंने सर्वाधिक प्राप्त किया। और इनके लिए ग्राफ भी आपको देखो ध्यान में रखना है। इसके अंदर आपको ग्राफ ध्यान में रखना है, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। ये लो आपके पास एक ग्राफ, यहाँ पे अपन क्या कहते हैं भाई, अगर मैं इस तरफ तो ले वोल्टेज को, यानी इस तरफ तो हमारा है विभवांतर, और इस तरफ में यदि इसका मान देखो आपने प्राप्त किया है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो आपको मान मिल रहा है, ये V बराबर 54 वोल्ट विभवांतर 54 है, और ये जो कोण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये 50 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे इसका मान आपको सर्वाधिक मिला। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, मैं बात करता हूँ, अगर इस डेविडसन जर्मर के प्रयोग के जरिए जब अपन इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ना लैम्डा ई, वो अपन को इस प्रैक्टिकल वैल्यू के जरिए मिलती है 1.65 एंगस्ट्रॉम। और जब अपन इस डेविडसन जो आपका डी ब्रोगली का फॉर्मूला, इसके जरिए जब इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं, वी का मान ये 54 वोल्ट रखकर वहाँ पे, तो देखना हमें जो यहाँ से सैद्धांतिक जो बात थी, जो हमें डी ब्रोगली ने बताई थी, इससे जो तरंग दैर्ध्य हमें प्राप्त होती है वो होती है 1.66 एंगस्ट्रॉम। देखो दोनों कितनी सी सिमिलर है, एकदम से सेम सी लग रही है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि भी जो डी ब्रोगली के गए थे उन्होंने तोड़ी तो नहीं थी, फेंकी तो नहीं थी, वास्तव में इनका जो मान है वो देखो प्रायोगिक मानों के साथ में लगभग मैच खा रहा है। इसका मतलब डी ब्रोगली की परिकल्पना सही है। तो इस प्रकार से अपने इसका सत्यापन कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही आसान सी बात थी। लास्ट प्रश्न आपका बचता है। लास्ट प्रश्न देखो आपसे कहते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का निम्न प्रभाव को समझाइए। बहुत ही आसान सा है। पहला मैंने आपसे इसमें पूछा तीव्रता का प्रभाव जबकि आवृत्ति नहीं है, तो बहुत ही आसान सी भाषा के अंदर देखो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भी जब अपन आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, तो तीव्रता बढ़ाने से आपके आपतित फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है, और जब फोटोनों की संख्या में वृद्धि होगी तो आप सभी को पता है प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो उससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, और आप सभी जानते हो जब समानुपाती होती है तो समानुपाती ग्राफ भी अपन को बनाना आना चाहिए। इसके अंदर अपन को ग्राफ ही है मैन बनाना। तो हम क्या कहते हैं कि भाई जो प्रकाश विद्युत धारा है ये आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ समानुपाती का संबंध रखती है। तो मैं इधर रखता हूँ, इधर तो है प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, और ये है हमारी प्रकाश विद्युत धारा। तो इनके बीच बनने वाला जो ग्राफ है बिल्कुल ऐसे समांतर वाले सीधी रेखा प्राप्त होता है। हमने एक तरफ तीव्रता ली है, एक तरफ हमने प्रकाश विद्युत धारा ली है, इनके मध्य बनने वाला ग्राफ समानुपाती ग्राफ बनता है, समानुपाती होती है। दूसरा देखो मैंने आपसे पूछा आरोपित विभव का प्रभाव जबकि आवृत्ति हमारी क्या हो नियत हो। देखो कितना आसान से आपसे प्रश्न पूछा। आपने मान लो कि आवृत्ति को तो कर दिया नियत, अब आप निश्चित तीव्रताओं के ऊपर उस जब आपतित विभव का मान बढ़ाते हो तो आपको कुछ इस प्रकार का देखो ग्राफ मिलता है। मैं एक बार ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको कुछ इस प्रकार का देखो ग्राफ दिखाई देता है। जब आपने आवृत्ति को तो कर दिया देखो नियत, और आप निश्चित तीव्रता मान लो तीव्रता आपने कुछ रखी और उसके ऊपर आप आरोपित विभव के मान में वृद्धि करते हो। तो देखो शुरुआत में तो क्या होता है, मान लो यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। शुरुआत के अंदर क्या होता है कि जो आपके प्रकाश विद्युत धारा है उसके मान के अंदर वृद्धि होती है। इधर अपन प्रकाश विद्युत धारा ले रहे हैं और इधर अपना जो आपकी तीव्रता है ना उसको अपन बढ़ा रहे हैं, तीव्रता के साथ ले रहे हैं, और इधर आप V मान लो, इधर की तरफ अपन वोल्टेज ले रहे हैं। तो देखो प्रारंभ में तो अपन क्या देखते हैं भाई आरोपित विभव के मान में वृद्धि करने पर धारा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन एक समय आने के बाद जो धारा का मान है वो एकदम से नियत हो जाता है, यानी धारा में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, धारा नियत हो जाती है। इसको मैंने मान लो कि जो हमारी तीव्रता अपन निश्चित की तरह मैंने मान लिया कि इसको एक निश्चित तीव्रता I1 के ऊपर ये मैंने बात की। फिर मैंने मान लो इसकी तीव्रता को थोड़ा सा और बढ़ाकर फिर मैंने दोबारा से आरोपित विभव के मान में वृद्धि करी, तो फिर से देखो मुझे इस प्रकार ग्राफ मिला। पहले तो धारा का मान बढ़ा, उसके बाद जाके धारा का मान क्या हो गया, नियत हो गया। ठीक इसी प्रकार से फिर से एक बार मैंने अलग तीव्रता पे लिया तो इसके ऊपर भी यही हुआ, जो आपकी आपतित आरोपित जो विभव है उसके ऊपर धारा का उसका मान बढ़ाने पर जो धारा का मान पहले बढ़ा उसके बाद जाके नियत हो गया। लेकिन जब अपन निरोधी विभव की बात करते हैं, जब मैं एनोड के ऋणात्मक विभव में वृद्धि करता हूं, तब एक जगह आके अपन को यहाँ पे मान लो इस जगह पे, इस विभव को मैं नाम देता हूँ V नोड, इस जगह पे आके देखो अपन को जो आप प्रकाश विद्युत धारा थी ना इसका मान 0 मिल गया। इसी विभव को अपन निरोधी विभव कहते हैं। याद करो अपन ने पहले प्रश्न के अंदर इसकी परिभाषा भी करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर देखो तीसरी चीज मैंने आपसे पूछी आरोपित विभव का प्रभाव जो कि तीव्रता नियत हो। इस बार अब आपको जो है तीव्रता उसको नियत कर देना। तीव्रता को नियत रखते हुए अब अपन बात करेंगे आवर्ती के साथ इसका क्या प्रभाव पड़ता है जो आरोपित विभव उसके मान में वृद्धि करने पे। तो भाई उसके लिए मैं ग्राफ यहीं पे बना लेता हूँ इसी के ऊपर, है ना, इसको मिटा के। तो उसके लिए देखना अपन कहते हैं कि जब अपन आरोपित विभव के मान को बढ़ाते हैं तो भाई प्रारंभ में तो क्या होता है कि धारा के मान में वृद्धि होती है और धारा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन एक समय आने के बाद जो धारा का मान है वो एकदम से नियत हो जाता है। ये ठीक पहले वाले के जैसे ही ग्राफ आता है। लेकिन जब अपन ये मान लो कि किसी नियत तीव्रता ν1 पे अपन ने बात करी, ठीक है, लेकिन जब अपन क्या करते हैं कि आवर्ती का मान बदलते हुए एनोड के ऋणात्मक विभव के मान में वृद्धि करते हैं, तब अपन को देखो ये जो पीछे की तरफ ग्राफ आता है ना, तो पहले तो देखो मुझे यहाँ पे इस बिंदु पे ν1 आवृत्ति है ना, इसके ऊपर ये ग्राफ मिला V01 इसको नाम देता हूँ, यानी हमें एक निरोधी विभव का बिंदु मिला। फिर मैं देखो तीव्रता को बदल के, सॉरी जो आपकी आवृत्ति उसको बदल के फिर से ग्राफ लेने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे इधर वाला ग्राफ तो देखो बिल्कुल यही सेम प्राप्त होता है, यानी ν2 पर भी मुझे यही प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे जो निरोधी विभव है ना वो बदल जाता है। ये मान लो यहाँ पे V02 हो गया। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है और आप सभी ने देखा। मैं कहता हूँ वास्तव में बहुत शानदार चैप्टर है, इसमें कहीं कोई आपकी जो नंबर वो नहीं कटने चाहिए। ठीक है, हम लोग कल फिर से मुलाकात करेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर इसके बाद 13 है, नाभिक वाला, न्यूक्लियस वाला, उसके साथ में मैं कहता हूँ बहुत शानदार अपने फिजिक्स के चैप्टर्स, उन सभी की देखो अपन को व्याख्या बड़ी डिटेल तरीके से, बड़ी शानदार तरीके से करनी है। लास्ट चैप्टर हमारा जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होगा वो तो बहुत ही शानदार चैप्टर होगा, उसके अंदर तो अपन मतलब खतरनाक वाला मजा आएगा। तो आज इस वीडियो की यहीं करते हैं अपन विदाई, फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।